गुड मॉर्निंग। शीट सबके पास आ गई क्या? और इधर किसी को एक तो ये पहुंचा दो। टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म कब होगा ये मत पूछना। इट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब टारगेट लेके हम ये चलेंगे कि ये चैप्टर खत्म करना है। कब खत्म हो रहा है ये बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि ये चैप्टर आपने एक जगह पढ़ा होगा, वो है एग्जीक्यूटिव में। तो यहाँ हम वही चीजों पे फोकस करेंगे जो यहाँ शायद वहां ना पढ़ी हो या इन डीप ना पढ़ा हो। बाकी वो सारी चीजें, वो सारे फॉर्मूले जो वहां थे एज इट इज, वो फॉर्मूले आपको वापस पढ़ने हैं। घर पे जाके एग्जीक्यूटिव वाला वो चैप्टर रिकॉल जरूर कर लेना आप, राइट। थोड़ा सा हम एनालाइज वे में पढ़ेंगे आज इसको। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली ये चैप्टर ये बताता है कि हमें इन्वेंट्री होल्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कितनी होल्ड करनी चाहिए, राइट। इन सारी चीजों पे। अब इन्वेंट्री ना होल्ड करने के भी कुछ नुकसान है और इन्वेंट्री होल्ड करने के भी कुछ नुकसान है। अब ना होल्ड करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? स्टॉक आउट मतलब हमारा नुकसान हो जाएगा कि हम सेल ही नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे अगर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री होल्ड तो करनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि कितनी करनी पड़ेगी, कम की ज्यादा की रीजनेबल। उन सारे क्वेश्चंस के जवाब ये चैप्टर देगा आपको, राइट। अब इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड करने के नुकसान क्या है? अब ज्यादा होल्ड करके रखेंगे तो स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब उसकी होल्डिंग की हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। तो फिर कितना करें, जवाब मिलेगा आपको। पर इन्वेंट्री की कॉस्ट मेनली जो होती है वो 3 कॉस्ट होती है। पहला, उस इन्वेंट्री को खरीदने की कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, राइट, जो बड़ा आसानी से कैलकुलेट होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई परचेज प्राइस। समझ पा रहे हो क्या? इन्वेंट्री को होल्ड करने की दूसरी कॉस्ट होती है, वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब जब हम ऑर्डर कर रहे हैं, एक तो परचेज की कॉस्ट अलग है। जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो कभी कभी टेलीफोन भी लगाना पड़ता है, कभी कभी कोई चिट्ठी भी भेजनी पड़ती है। समझ पा रहे हो कि कोटेशन बना के या फिर वर्क ऑर्डर बना के हमने भेजा, सामने से कोटेशन आया, उसको अप्रूव किया, तो ये सारी कॉस्ट परचेज का पार्ट नहीं है, वो अलग कॉस्ट हो गई, राइट। वो ऑर्डर करने की कॉस्ट हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरा की इन्वेंट्री आ गई हमारे प्रीमाइसेस में रखी है, और उसके बाद की कॉस्ट क्या होगी? होल्डिंग कॉस्ट, राइट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो तीनों कॉस्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली कॉस्ट जिसपे ज्यादा एम्फेसिस हम नहीं दे रहे हैं वो है परचेज कॉस्ट। परचेज कैसे आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई परचेज प्राइस, राइट। सेकेंड कॉस्ट होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। बेसिकली ये कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, कि आप साल में कितने ऑर्डर्स दे रहे हो, उस हिसाब से ये कॉस्ट लगेगी। एक ही ऑर्डर दे रहे हो तो एक बार ही लगेगी, वन टाइम। 2 ऑर्डर दे रहे हो तो 2 बार लगेगी। समझ पा रहे हो क्या? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, यानी कि ये कॉस्ट निकलेगी नंबर ऑफ ऑर्डर। लॉजिकली समझने की कोशिश करना, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। और ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, ये भी तो चर्चा का विषय है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट, आपको पूरे साल में इन्वेंट्री चाहिए कितनी, और दूसरा, आप एक बार में कितनी मंगा रहे हो। समझ पा रहे हो क्या? मान लो आपको पूरे साल में 50 पेन चाहिए,
आप स्टेशनरी की शॉप पे जब भी जाते हो तो 10 पेन उठा के लाते हो, तो पूरे साल में आप स्टेशनरी की शॉप पे कितनी बार जाओगे? 5 बार, राइट? मतलब इट डिपेंड्स ऑन एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन वन टाइम ऑर्डर, यस या नो? यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला लॉजिकली यही होगा क्या कि एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, वही पेन वाले एग्जांपल में 50 डिवाइडेड बाय 10। अगर एक बार में हम 25 उठा लाते हैं तो 2 बार ही हमें जाना पड़ेगा स्टेशनरी की शॉप पे, मतलब 2 बार ही ऑर्डर होंगे। एक बार में हम 50 के 50 ही ले आते हैं तो खत्म। एनुअल रिक्वायरमेंट से ज्यादा की खरीदी तो हम नहीं करेंगे लॉजिकली, समझ पा रहे हो क्या? तो ऑर्डर्स आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप कितनी बार ऑर्डर करना चाहते हो। आप कम लाओगे तो ज्यादा बार स्टेशनरी शॉप पे जाना पड़ेगा, आप एक ही बार में सारा ही उठा के ले आओगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉस्ट तो बचा लोगे। लेकिन एक दूसरी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी अगर आप विजिट कम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 50 पेन को, यानी कि जो इन्वेंट्री आप लेके आए, अब उसको घर पे रखने की भी कॉस्ट है। मतलब इसको बिजनेस एग्जांपल से कनेक्ट करना कि हम सारा रिक्वायरमेंट एक बार उठा के लिया है, अब एक बार में उठा के तो लिया है, लेकिन अब धीरे धीरे कंज्यूम होगा वो तो पूरे साल, समझ पा रहे हो? तो उसको रखने की कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आपने वो कॉस्ट बचाने की कोशिश की तो। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरी कॉस्ट होगी और वो कॉस्ट होगी कैरिंग कॉस्ट, जिसको होल्डिंग भी बोला जाता है, होल्डिंग कॉस्ट। इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगी? ये कॉस्ट लॉजिकली किस पे होनी चाहिए? ऑर्डर के हिसाब से कि क्वांटिटी के हिसाब से? क्वांटिटी के हिसाब से। ऑर्डर से इसका कोई कनेक्शन होगा क्या? नहीं। जितनी यूनिट हम होल्ड करके रख रहे हैं उसके हिसाब से कॉस्ट हमारी बढ़ती या कम होती हुई जाएगी, राइट? मतलब ऑर्डर क्वांटिटी लिख दूं क्या इसमें कि जितना हम ऑर्डर कर रहे हैं मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट, मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से तो मल्टीप्लाई होगा, ये ठीक हो गया, राइट? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। यहां जो नंबर ऑफ यूनिट आएगा वो क्या आएगा? सवाल समझ आया क्या मेरा? कि कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दिया, अब नंबर ऑफ यूनिट भी चाहिए। वो नंबर ऑफ यूनिट क्या होंगे? पूरे साल की रिक्वायरमेंट लिख दो। अब पूरे साल की रिक्वायरमेंट हम एक बार में तो ला नहीं रहे। ऑर्डरिंग मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये भी गलत किस वे में हो जाएगा कि मान लो आपने 100 क्वांटिटी ऑर्डर की, क्या हर बार आपके गोडाउन में 100 क्वांटिटी रखी कि इसमें से होती हुई जाएगी, कम होती हुई जाएगी, कभी 90 होगी, कभी 80 होगी, कभी 70 होगी, 60 होगी, 50 होगी, कम होते होते फिर वापस ऑर्डर कर दोगे? यस। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, श्योर। कॉस्ट पर यूनिट लिख रहे हो आप, तो पर यूनिट है तो यहां आना तो यूनिट ही चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो सवाल ही नहीं। दिस शुड बी एवरेज क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हर बार ऑर्डर क्वांटिटी पे कॉस्ट नहीं लग रही है। एक दिन आया ऑर्डर, बल्क में आ गया आपके पास, अब वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है, तो रोज स्टॉक कम होता हुआ जा रहा है, तो कॉस्ट कम होती हुई जा रही है। तो क्यों ना हम क्या करें, ये जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, 30, 20, 10, 0, फिर 100 आ जाएगी, राइट? या फिर 0 से शुरू होगा, 100 आ गई, कैसे भी गिन लो आप, ऐसे खत्म होती हुई जा रही, फिर 100 आई, फिर धीरे धीरे 0, फिर 100 आ गई, ऐसा चलता रहेगा। इनका एक मिडिल पॉइंट है, इसका एवरेज होगा। मिडिल पॉइंट क्या होगा? 50। समझ पा रहे हो? ये कैसे निकला? बेसिकली इसका फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इवन इससे पहले भी एक फॉर्मूला है कि इन सबको जोड़ो डिवाइडेड बाय n। इसके फॉर्मूले का बेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 100 अगर रोज 10-10 खत्म होती हुई जा रही है तो 100, 90, 80, अगर रोज 5-5 खत्म होती हुई जा रही है तो 100, 95, 90, 85, 80 ऐसा कुछ चलेगा। रोज एक खत्म होती हुई जा रही है तो 100, 99, 98 ऐसा कुछ चलेगा। जितना भी आ रहा है उन सबको जोड़ो
और डिवाइडेड बाय n कर दो, आपका आंसर 50 ही होगा। 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60, इन सबको जोड़ो, डिवाइडेड बाय n कितना 11, आपका आंसर 50 होगा। इसका एक शॉर्टकट और है। इसका एक शॉर्टकट क्या है, ऐसे निकालने के बजाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो भी 50 आएगा। इसका एक और शॉर्टकट है कि क्लोजिंग या ओपनिंग दो में से एक तो 0 ही होगा, यस या नो। तो सीधा सीधा है कि ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। मतलब अभी तक शायद बीकॉम में या कहीं हमने फॉर्मूला पढ़ा हो और ये रट्टा मारा हो कि जो भी ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते तो एवरेज आ जाता है। आप हो तो सही, लेकिन उसका लॉजिक ये है, राइट। अल्टीमेटली आप एवरेज निकाल रहे हो। एवरेज निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, इसका शॉर्टकट ये है, और इन शॉर्टकट में ओपनिंग या क्लोजिंग दो में से एक 0 होता है, तो अल्टीमेटली एक क्वांटिटी को ही डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बात बराबर ही हो गई, राइट। मतलब एवरेज क्वांटिटी जो निकलेगी ये निकलेगी ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। समटाइम्स इसमें एक चीज और जुड़ती है, ये तो कब, जब हम क्वांटिटी को 0 कर रहे हैं। बट समटाइम्स होता है कि हम इतना तो मिनिमम मेंटेन करके चलेंगे ही, तो वो मिनिमम तो हमेशा मेंटेन्ड है, तो उसका एवरेज तो उतना ही रहेगा। तो बेहतर है हम सीधा सीधा प्लस मिनिमम क्वांटिटी कर लें। गेटिंग माय पॉइंट? ये उसी की कंडीशन में जब हम मिनिमम मेंटेन करते हैं, अदरवाइज ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट? ये की फॉर्मूला है। इसके बाद एक फॉर्मूला और आएगा अभी, बस ये की फॉर्मूला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, कि इन्वेंट्री की कॉस्ट अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ये परचेज, ऑर्डरिंग में नंबर ऑफ ऑर्डर्स काम किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला ये जो लॉजिकली क्लियर है आपको। कैरिंग एवरेज पे बेस होगा, एवरेज कैसे निकालेंगे ये भी लॉजिकली आपको क्लियर है। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? कोई आपत्ति नहीं? बस एक मेरा सवाल है कि मान लो कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख है, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500 रुपए है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मान लो 10 रुपए है, और ये 1 लाख जो है ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। सवाल इतना है कि ये तो एनुअल रिक्वायरमेंट है, हम एक बार में कितना ऑर्डर करें। एक बार में हम 10,000 भी ऑर्डर कर सकते हैं, एक बार में हम 1 लाख पूरा भी ऑर्डर कर सकते हैं, एक बार में हम 50,000 ऑर्डर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट, या इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें कॉस्ट किस हिसाब से लग रही है। समझ पा रहे हो क्या? तो आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हुए जाओगे, जैसे आप 10,000 एक बार में ऑर्डर करोगे, पूरे साल में ऑर्डर तो आपको ईच एंड एवरी टाइम 1 लाख ही करना है। अगर एक बार में 10,000 ऑर्डर करोगे तो 10 बार ऑर्डर करने पड़ेंगे पूरे साल में। अगर एक बार में आप 20,000 ऑर्डर करोगे तो पूरे साल में आपको 5 बार ऑर्डर करने पड़ेंगे। एक बार में अगर आप 50,000 ऑर्डर करते हो तो 2 बार ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, और एक बार में आप अगर पूरे 1 लाख ही उठा के ले आते हो तो एक बार में सारा ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन सब पे यहां आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते हुए जा रहे हो, आपकी एक कॉस्ट कम होती हुई जा रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आप कम करते हुए जा रहे हो, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट आप बढ़ाते हुए जा रहे हो। समझ पा रहे हो? अब ऐसे कितने ट्रायल करेंगे हम? समझ पा रहे हो? ऐसे कितने ट्रायल करेंगे कि यार जहां कॉस्ट सबसे कम होगी वो क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे। समझ पा रहे हो क्या? अब 1 से लेके 1 लाख तक हमारे पास बहुत सारे ट्रायल है।
1 यूनिट भी एक बार में ऑर्डर कर सकते हो आप, साल में 1 लाख ऑर्डर करो हर मिनट बैठ के, कि क्योंकि 365 दिन ही है तो एक दिन में एक ऑर्डर तो होगा नहीं। साल में 1 लाख ऑर्डर करने हैं, मतलब 1-2 मिनट में फोन करोगे, हाँ भेजो, ये खत्म हो गया फिर भेजो, डिपेंड्स। तो इसका एक मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव हो गया जिसमें कॉस्ट मिनिमम आएगी कि इतनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर दो, आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। उससे ज्यादा ऑर्डर करोगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, उससे कम ऑर्डर करोगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। और उसको नाम दिया गया है, नाम से ही क्लियर होगा, वो EOQ मतलब ऑर्डर क्वांटिटी है, और वो ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी है जो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जहां कॉस्ट मिनिमम होगी। और इसका एक फॉर्मूला है, याद होगा बिल्कुल, √2AO डिवाइडेड बाय C। ए का मतलब जो है यहां पे, ये क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, ब्रैकेट में लिख देना बस इन क्वांटिटी, नॉट इन रुपी टर्म, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी। ओ का मतलब होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर पर अंडरलाइन कर देना, हम टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और सी का मतलब होगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट पूरे साल में कितनी लग रही है पर यूनिट, केवल एक यूनिट की कॉस्ट। क्लियर है क्या? मतलब इस फॉर्मूले में हो सकता है ये आंसर फ्रैक्शन में है, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है। इस फॉर्मूले में आप अप्लाई करके देखो कि क्वांटिटी कितनी आ रही है। √2AO डिवाइडेड बाय C मतलब √2 मल्टीप्लाई 1 लाख मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 10, और इसका अंडर रूट 316.2.27, मतलब ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है, बट ये फॉर्मूला जो जवाब दे रहा है, इतनी क्वांटिटी आप एक बार में ऑर्डर करो, आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी। इस क्वांटिटी से ज्यादा ऑर्डर किया तो भी कॉस्ट अलग आएगी, इस क्वांटिटी से कम ऑर्डर किया तो भी कॉस्ट अलग आएगी, राइट। हम प्रैक्टिकली, हमारे पास एक शीट है, उससे समझेंगे भी सारा कि EOQ से अलग जाने पे हमारी कॉस्ट क्यों, मतलब कैसे बढ़ रही है, कैलकुलेशन क्या होगी, वो हम समझेंगे। बट समझ आया कि EOQ का मतलब क्या है? मतलब यहां जो आप ये एवरेज निकाल रहे हो ना, इस एवरेज में आप लिखते हो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। दिस ऑर्डर क्वांटिटी इंक्लूड EOQ ऑल्सो। EOQ भी तो एक ऑर्डर क्वांटिटी है, समझ पा रहे हो? EOQ के अलावा भी कुछ ऑर्डर क्वांटिटी है तो वो आएगी, बट EOQ आपने ऑर्डर किया है तो वो भी आएगी। आपने फॉर्मूला अगर बीकॉम में या कहीं पढ़ा होगा तो जहां तक मुझे याद है यहाँ EOQ वर्ड यूज किया गया है, केवल EOQ डिवाइडेड बाय 2। EOQ के अलावा भी तो ऑर्डर कर सकते हैं हम, ठीक है। हमने नहीं सोचा कॉस्ट का, हम कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर ना, मतलब बिजनेसमैन पे डिपेंड करेगा कि वो अपने हिसाब से इन्वेंट्री ऑर्डर करे, तो उसके लिए एवरेज क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। उसके लिए EOQ है ही नहीं वो। गेटिंग माय पॉइंट 100%। ये आप नोट डाउन कर लो, 1 मिनट के बाद हम इस शीट के क्वेश्चंस पे आते हैं। डाउट?
ये क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया है मैंने, इससे ईओ क्यू निकालो आप। कुछ है क्या ईओ क्यू? यहाँ मैंने एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिया कि आंसर राउंडेड ऑफ में, मतलब फ्रैक्शन में ना आया, राउंडेड ऑफ में ही आया, 2000 आ रहा होगा शायद। इस 2000 पे कॉस्ट निकाली जा सकती है क्या? मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में क्यों बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगी पूरे साल की। अल्टीमेटली खरीदना तो 2 लाख यूनिट ही है, चाहे हम टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें चाहे हम एक साथ खरीदें, अल्टीमेटली पूरे साल की कॉस्ट अगर 2 लाख में निकालेंगे तो वो सेम ही आएगी। तो परचेज इज सेम इन अदर ऑप्शंस इन ईओक्यू आल्सो। मैं ईओक्यू की बात कर रहा हूं कि एक क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो 2000, आंसर पहले तो ये पूछ रहा हूं कि सबका 2000 आया कि नहीं आया। ऐसा कोई जिसका 2000 नहीं आया हो, सबका आ गया। अब 2000 आप ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी कि पूरे साल में 2000 के हिसाब से हम कितने ऑर्डर करेंगे, राइट? तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000 मतलब 100 ऑर्डर करेंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000 एट द रेट 100, मतलब ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10,000। होल्डिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? होल्डिंग कॉस्ट होगी एवरेज क्वांटिटी। एवरेज क्वांटिटी मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी 2 है। 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10, ये भी कितना होगा? 10,000। मतलब ईओ क्यू पे ये दोनों कॉस्ट सेम होगी, और ये जो 20,000 टोटल कॉस्ट आ रही है ये मिनिमम कॉस्ट है। आप कोई भी ऑर्डर ले लो, भले आप 2000 से कम 1000 ऑर्डर कर लो, या फिर आप 2000 से ज्यादा 3000, 5000, 10,000, आपको जो लगता है वो ऑर्डर क्वांटिटी ले लो, आपकी कॉस्ट 20,000 से ज्यादा ही आएगी। क्या चेक करें हम? 1-2 जगह और चेक कर लेते हैं। 1000 ले लेते हैं हम, एक जगह हम 5000 ले लेते हैं। चेक तो करें, एक कम एक ज्यादा, आपकी कॉस्ट 20,000 से ज्यादा आएगी। यू कैन चेक इट। ये हो सकता है कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट इनसे कम आ जाए, बट टोटल कॉस्ट आपकी ये वाली मिनिमम है। चेक इट। 1000 के हिसाब से साल में 200 ऑर्डर करोगे, 200 ऑर्डर की कॉस्ट 100 के हिसाब से 20,000 तो यही होगी। होल्डिंग कॉस्ट जरूर कम हो जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट होगी कितनी? 1000 डिवाइड बाय 2 500, 500 एट द रेट 10 5000। लेकिन टोटल कॉस्ट की बात करें तो 25 हो गई ना, इससे ज्यादा ही है। 5000 क्वांटिटी ऑर्डर करें तो 5000 ऑर्डर करोगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5000 कितने? 20। 20 ऑर्डर्स, 20 एट द रेट 100। 20 या 40 एक बार देख लो आप। 40 एट द रेट 100, 4000। ये कॉस्ट आपने बचा ली कि 10 से 4 कर ली। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट देखो, 5000 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कितना आ गया? 2500। 2500 को 10 से मल्टीप्लाई करो 25,000, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 29,000। समझ पा रहे हो क्या? मतलब ईओक्यू ऐसी क्वांटिटी है जहां कॉस्ट कंफर्म है कि मिनिमम होगी, उससे अबाव या उसके बिलो वाले लेवल पे कॉस्ट उससे ज्यादा ही आएगी।
लेकिन मेरा एक सवाल है, हम तो बात एनालिसिस की कर रहे हैं, तो ये थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि मैं ईओक्यू से हटना चाहता हूँ, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2000 है, मैं नहीं चाहता कि 2000 ऑर्डर करूं, मैं इससे कुछ अलग ऑर्डर करना चाहता हूं। क्या ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां मैं ईओक्यू से हटके काम कर लूं? जब हमें डिस्काउंट मिल रहा हो, बिल्कुल एकमात्र ऐसी सिचुएशन है जब हम ईओक्यू से अलग जाएंगे। क्योंकि ईओक्यू से अलग जाना मतलब ये तो तय है कि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन पता चला कि हमने बल्क क्वांटिटी खरीदी और सामने वाले ने डिस्काउंट दे दिया, तो फिर परचेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस केस में जहां डिस्काउंट है। समझ पा रहे हो? राइट? उस केस में फिर हम देखेंगे कि ये तो कॉस्ट बढ़ी, जैसे ये 5000 की कॉस्ट बढ़ी और पता चला कि 5000 की कॉस्ट बढ़ने पे सामने वाले सप्लायर ने बोला मैं डिस्काउंट देने को तैयार हूं थोड़ा सा, वो डिस्काउंट अगर 5000 से ज्यादा हो गया तो हम इस ऑप्शन में जाने को तैयार है। ये 5000 क्वांटिटी ऑर्डर की, यहां पे कॉस्ट बढ़ गई 9000 से, सप्लायर ने बोला मैं 20000 का डिस्काउंट देने को तैयार हूं, तो फिर इस 9000 का लॉस भी हम बियर कर लेंगे क्योंकि फायदा 20000 का हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? मतलब इन केस ऑफ डिस्काउंट हम इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से अलग जा सकते हैं, अदरवाइज कभी नहीं जाएंगे। ठीक है क्या? ठीक है। कौन सा? ये वाला 29,000 मतलब कौन सा वाला नहीं आया? 4000 कि 25,000? 4 और 25 का टोटल किया ना मैंने, तो इनमें से कौन सा वाला अमाउंट नहीं आया आपका? ये दोनों आ गए। आपके अब नोट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं। सब कैलकुलेटर पे हो जाएंगे स्पीडली। पहला क्वेश्चन पढ़ो आप, वो सीधा कैलकुलेटर पे हो जाएगा सॉल्व। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट ऑफ आइटम। बड़ा आसान क्वेश्चन है, राइट? आपको तो 3000 एट द रेट 5 माइनस 4%, कितना? 40,000 या 14,400, राइट? सबका आ गया होगा, कोई आपत्ति नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, West Corporation orders 4,000 unit of a product at a beginning of a period for, ये कुछ बिगिनिंग ही होगा, आई डोंट थिंक ये सही छपा हुआ है बहुत सारे प्रिंटिंग एरर यहाँ पे भी हैं, जल्दबाजी में प्रिंट किए गए हैं सब, और आज के नहीं काफी टाइम के हैं। At the beginning of a period, at the beginning of a period for ₹7 each. What is West Corporation average investment in inventory? 28,000 की 14,000? श्योर? क्यों 4,000 एट द रेट 7? आपसे इन्वेंट्री का नहीं पूछा है, आपसे एवरेज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री पूछा है, तो पहले एवरेज क्वांटिटी तो निकालो। 4,000 डिवाइडेड बाय 2 एट द रेट 7, कोई आपत्ति नहीं। नेक्स्ट, चार्ल्स कॉर्पोरेशन यूजेस 8,500 यूनिट पर ईयर, ईच ऑर्डर इज फॉर 200 यूनिट, द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 13, व्हाट इज द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स आना जरूरी है, तो कैसे आएगा? 8,500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 13, 552.5, कोई आपत्ति नहीं। नेक्स्ट, धीरे धीरे हम लेवल पे बढ़ते हुए जा रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे जिनको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे हम।
अभी बोर्ड पर सोल्व करने वाले क्वेश्चन आया नहीं है. व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? हाउ मेनी ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड ईच मंथ? थोड़ा सा डिफरेंट लाइन क्वेश्चन है. हाउ ऑफन शुड ईच ऑर्डर बी प्लेस्ड? 178.88. सबका आ रहा है क्या? क्या इसको आपने पर एनम में कन्वर्ट कर दिया है? एनुअल रिक्वायरमेंट 400 मल्टीप्लाई 12 कर दिया है. ठीक है, क्या सभी का आंसर यही है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर. 178.88 नहीं आ रहा है? हाँ, वो कर सकते हो आप. सॉल्व करने की जरूरत. एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी एज हो जाएगी 4800 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 6 और जो भी आया उसका अंडर रूट. यो क्यों आ गया? अब अगला देखो, हाउ मेनी ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड ईच मंथ. तो पहले पूरे साल के ऑर्डर्स निकाल लो आप. वो तो आता है आपको पूरे साल के ऑर्डर्स निकालना. पूरे साल के ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे कि पूरे साल में रिक्वायरमेंट हमारी कितनी? 4800 और एक बार में हम ऑर्डर कितना करेंगे? 178.88. राइट. तो पूरे साल में कितने ऑर्डर्स होंगे? 26.83. ये पूरे साल के ऑर्डर्स है, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो. 2.235 मतलब 2.24 ऑर्डर्स कर दो कि एक महीने में 2.24 ऑर्डर्स होंगे. ये भी सवाल समझ आया? ये नहीं समझ आया जो मैंने अभी बोला? एक महीने में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? क्या एक साल में ऑर्डर्स निकाल पाओगे आप? एक साल में कितने ऑर्डर्स? तो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एक बार में हम जो मंगवा रहे हैं, एक बार में हम कितना मंगा रहे हैं? EOQ. राइट. तो आया 26.83. ये पूरे साल के ऑर्डर्स हैं. तो एक महीने के कितने होंगे? डिवाइड बाय 12. अब इन्होंने क्या बोला है? हाउ ऑफन शुड ईच ऑर्डर बी प्लेस्ड. मतलब हर ऑर्डर हम कितने टाइम में प्लेस कर देंगे? मतलब एक ऑर्डर के बीच में, एक ऑर्डर से जब दूसरे ऑर्डर के बीच का गैप होगा वो कितना होगा? कितने दिन में एक ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए ताकि पूरे साल में 26.83 ऑर्डर्स हो जाए? राइट. इसके दो तरीके हैं. दो तरीके क्या? या तो आप 365 को डिवाइड कर दो 26.83 से, तो एक ऑर्डर के बीच का गैप आ जाएगा. या फिर आप 30 को डिवाइड कर दो 2.24 से. बात एक ही है. हमने मंथली भी तो निकाल लिया. तो 30 को डिवाइड कर दो 2.24 से या फिर 365 को डिवाइड कर दो 26.83 से, कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं समझ आया ये वाली चीज? ये वाली चीज जो मैंने बोली नहीं समझ आई? पूरे साल में आप कितने ऑर्डर्स कर रहे हो? 26.83 ऑर्डर्स. ठीक है. अब ये बोला जा रहा है कि एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का गैप कितना होगा, मतलब हर ऑर्डर आप कितने दिन में प्लेस करोगे. आप ये समझो कि पूरे साल में आपको एक शॉप पे जाना है 26.83 टाइम्स. पूरे साल में जाना है इक्वल गैप में. तो एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का गैप कितना होगा? तो हम कर देंगे 365 डिवाइडेड बाय 26.83. तो एक ऑर्डर का टाइम पीरियड आ जाएगा कि हर इतने दिन में एक ऑर्डर प्लेस कर दो. मन से? हाँ, मन से ले लो ना. बिल्कुल. आप 30 को डिवाइडेड बाय 2.30 डिवाइडेड बाय 2.24 कर दो.
कि एक मंथ में हम इतने ऑर्डर देते हैं, एक मंथ में कितने दिन, 30 दिन, तो हर एक ऑर्डर कितने दिन में होगा, आंसर विल बी सेम। ठीक है क्या? कोई आपत्ति नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रिंटिंग एरर है, लास्ट में जाते हुए उसको करेक्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए जाएंगे। एक कर लेना फिर और उसका आंसर बता देना, चेक कर लेंगे, फिर दूसरा देन आंसर, फिर चेक कर लेंगे, फिर तीसरा आंसर चेक कर लेंगे। ऐसा ही कुछ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, ताकि हम जल्दी आगे बढ़ पाए। यस, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन एवरेज इन्वेंट्री? ये कुछ क्वेश्चन हम करके आए हैं, उसी का एक पार्ट है। अभी ये करके आए हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री क्या है, कैसे निकलेगा ये? एवरेज क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी कैसे आएगी? नहीं, एवरेज क्वांटिटी नहीं दी है, ऑर्डर क्वांटिटी दी है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। 300 डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर एवरेज क्वांटिटी। कहां की बना है? ये तो पूरे साल की सेल है, मतलब ये तो एक महीने की सेल है, मल्टीप्लाई 12 कर दोगे पूरे साल की, इससे एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या लेना देना? एवरेज इन्वेस्टमेंट तो डिपेंड करेगा ना, ऑर्डर हमने एक बार में कितना किया। ऑर्डर हमने एक बार में 300 किया, फिर 300 धीरे 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 कंज्यूम होता हुआ जाएगा और 0 हो जाएगा, तो एवरेज कितना होगा? 150। यस या नो? 150 और उसकी कॉस्ट कितनी? 5 रुपए, मतलब 750 रुपए आपका होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट शायद आप लोग बड़ा आसानी से निकाल लोगे, मेरे हिसाब से निकाल लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, नहीं 300 यूनिट्स इज ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में हम इतना ऑर्डर कर रहे हैं। अब ऑर्डर मंथली हो जरूरी तो नहीं। 76.8, ये क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट की पूरे साल में हमें कितना चाहिए? 160 मल्टीप्लाई 12, ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। इतनी रिक्वायरमेंट होगी ना? यस या नो? जरूरत इतनी है हमें 160 बेचना है, मतलब 160 की जरूरत है महीने में। पूरे साल में कितनी जरूरत है? 12, मल्टीप्लाई 12 कर दिया। लेकिन एक बार में हम कितनी ऑर्डर क्वांटिटी खरीद लेते हैं? मतलब एक बार में खरीदते हैं हम 300, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा क्या? मल्टीप्लाई कॉस्ट, कॉस्ट कितनी?
₹12, 76.8। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? 300 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज एट द रेट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। कितना दिया? यस, 15 रुपए पर रुपी दिया है, बल्कि हमें पर यूनिट चाहिए। और पर यूनिट की कॉस्ट आप देखोगे तो 5 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है। 1 रुपए पे 15 पैसे लगता है, तो 5 रुपए पे कितने लगेंगे? 75 पैसे। क्या वो पर यूनिट से कनेक्ट हो गया? नहीं समझ आया। ये यूनिट है जो 5 रुपए की है, राइट। कैरिंग कॉस्ट में क्या बोला गया है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी नहीं है। इन्होंने बोला कैरिंग कॉस्ट लगेगी 0.15 पर रुपी, मतलब हर 1 रुपए पे 15 पैसे लगेगी। हमें तो पर यूनिट चाहिए, और यूनिट कितने की है? 5 रुपए की। तो 5 रुपए कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? हर 1 रुपए पे 15 पैसे है, तो 5 रुपए पे 75 पैसे, मतलब 8.75, राइट। कितना आ गया? 112.5। ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट पूछा है आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अब आप लोगों ने डेटर्स मैनेजमेंट पढ़ा है, आधे लोगों ने नहीं पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब उसको हम कॉस्ट को कन्वर्ट भी करते थे कि कितने महीने के लिए ब्लॉक हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे जो कॉस्ट है वो पूरे साल के लिए ब्लॉक हो रही है। जैसे आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कितना निकाला? 750 रुपए। क्या पूरे साल ये 750 की कॉस्ट ब्लॉक रहेगी क्या? क्यों? क्योंकि 750 की कॉस्ट रिकवर होगी तब तक हम अगली क्वांटिटी खरीद चुके होंगे, फिर रिकवर होगी, फिर अगली क्वांटिटी खरीद चुके होंगे। मतलब हमने 300 खरीदी, राइट, 300 क्वांटिटी खरीदी, ये धीरे 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 खत्म हुई, फिर 300 खरीद ली, फिर धीरे धीरे खत्म हुई, फिर 300 खरीद ली। मतलब पूरे साल हम खरीदते हुए जा रहे हैं। इसका एवरेज हमने निकाला तो पता चला कि एवरेज आया 150। मतलब 150 तो कहना है कि ईच एंड एवरी टाइम मेंटेन्ड, कभी कम कभी ज्यादा, एवरेजली 150 मेंटेन्ड। मतलब 150 की कॉस्ट एट द रेट 5 रुपए के हिसाब से 750 रुपए ईच एंड एवरी टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री है, पूरे साल तक रहेगा ये। मतलब 750 हमारी पॉकेट से ब्लॉक हो गया जो रिकवर नहीं हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि 750 को हम यहाँ ना लगा के कहीं और लगाते तो कितना मिलता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग है इस 750 को कहीं और लगाते तो हमें रिटर्न दिया हुआ है, वो रिटर्न मिलता हमें 18% के हिसाब से। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 750 मल्टीप्लाई 18%, कितना? 135। मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई एसीपी अपॉन दिस। वो एसीपी से क्यों मल्टीप्लाई करते थे वहां पे? क्योंकि फंड जो ब्लॉक है वो 30 दिन के लिए होता था, लेकिन यहां ये वाला फंड पूरे साल के लिए ब्लॉक्ड है, तो मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 महीने के लिए ब्लॉक होता तो मल्टीप्लाई 1/12 करते हैं, 2 महीने के लिए ब्लॉक होता तो मल्टीप्लाई 2/12 करते हैं, बट ये तो पूरे साल के लिए ही ब्लॉक है, तो वो पीरियड वाला एडजस्टमेंट खत्म। मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो यहां रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो आएगा ही, मल्टीप्लाई 18%। ये आ गया इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि इस पैसे को यहां ना लगा के कहीं और लगाते तो हमें 18% के हिसाब से रिटर्न मिलता, जो कि 135 रुपए होता। ठीक है। अब आपसे टोटल कॉस्ट भी पूछा है, एक्सक्लूडिंग परचेज प्राइस। तो टोटल मतलब होल्डिंग
प्लस कैरिंग प्लस अपॉर्चुनिटी, होल्डिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट एक एडजस्टमेंट आपको और करना है, इन्होंने ये बोला नहीं है लेकिन करना है। जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था तो वहां जब हम कॉस्ट निकालते थे उससे कनेक्ट करना कि उस कॉस्ट को हम आफ्टर टैक्स करते थे। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स का बेनिफिट भी मिलता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां आप ये कॉस्ट ले रहे हो क्योंकि टैक्स रेट दी है, तो कहीं ना कहीं उसका यूज तो करना है हमें, यही समझ लो। अदरवाइज तो टोटल कॉस्ट आ गई दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल कॉस्ट है। लेकिन इसको आफ्टर टैक्स करेंगे दिस इंटू 1 माइनस टी, दिस इंटू 1 माइनस टी, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हवा वाली बात है, राइट? हवा वाली मतलब हम नॉशनल कॉस्ट है ये तो हम बात कर रहे हैं कि 750 यहाँ ना लगा के वहां लगाते तो इतना मिलता। इनकम टैक्स बोलेगा आपकी पॉकेट से गया क्या पैसा? बोले नहीं गया, हम इस पे छूट नहीं देंगे। मतलब दिस इंटू 1 माइनस टी प्लस दिस इंटू 1 माइनस टी प्लस 135 ओनली, 135 इंटू 1 माइनस टी नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़े आसान आ गए वापस। मतलब यहाँ थोड़ा सा डेटर्स मैनेजमेंट से भी लिंकअप इन्होंने दे दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी लिंकअप इन्होंने दे दिया, बट अब क्वेश्चन वापस ईओक्यू वाले ही आ गए। 7 क्वेश्चन होमवर्क ले लो, कोई आपत्ति नहीं उसमें, बड़ा आसानी से हो जाएगा। इवन अभी कर लो, 1 मिनट के टाइम में 7 क्वेश्चन हो जाएगा ना। 76 को आफ्टर टैक्स, 112 को आफ्टर टैक्स प्लस 135 कितना आ रहा है? 267.5। सॉल्व करें इसको। 267.5 भी आ रहा है, ठीक है, मतलब क्रॉस मैच हो गया है। 2-4 आंसर सेम आंसर आ रहे हैं, मतलब चेक तो हो गया है। सेवन क्वेश्चन का आंसर ईओक्यू पूछा है और भी पूछा है कि कितने दिनों में एक ऑर्डर आपको प्लेस करना चाहिए। अभी करना है। कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज टर्म दिए तो ये अप्लाई हो जाएगी 5 रुपए पे। मतलब पर यूनिट हमें चाहिए, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी? पर दी तो हमने रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया। 15% में दिए तो ये मल्टीप्लाई 15%। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी? ये भी 1 यूनिट की कॉस्ट थी, राइट? 41 ये ईओ क्यों आ रहा है क्या? 4195.24 सभी का आंसर। एक मिनट, ईओ क्यू में दिक्कत आ रही है आप लोगों को। अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय C। एक्सप्लेनेशन को बड़ा ध्यान से देखना बस। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी, मतलब 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट, क्या डायरेक्टली गिवन है? एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी 40,000। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन मान लो
टोटल कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो हम उसको पर ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। हमें तो एक ऑर्डर की कॉस्ट चाहिए, कितनी? 132 मल्टीप्लाई 132 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और आपको ये दे दिया 15%। अब 15% आप अगर टोटल अमाउंट पे लगाओगे तो टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं वो। हमें क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? 5 रुपए। ये कितना? 0.60। बस सॉल्व करना है। 0.60 कैसे आया इसकी कैलकुलेशन मैं यहां बताता हूं। ₹5 ये कैसे आया? क्योंकि पर यूनिट थी, ये पर यूनिट कॉस्ट है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15% नहीं 12% से। क्लियर है क्या? कोई आपत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ऑर्डर के बीच में कितना गैप होगा? मतलब एक से दूसरा ऑर्डर जब आप दोगे तो हर कितने दिन में आप एक ऑर्डर दोगे? 38.3, मतलब हर 38 दिन में एक ऑर्डर देंगे। आप लोगों को ही बताना है कितने दिन में एक ऑर्डर दिया जाएगा। 38 कोई आपत्ति नहीं? 38 पॉइंट समथिंग बोल रहा है। पहले आप ये निकाल लो पूरे साल में कितने ऑर्डर्स होंगे। तो ये कैसे आएगा? पूरे साल के ऑर्डर्स 40,000 डिवाइडेड बाय 4195.23, तो एक साल के ऑर्डर्स आ जाएंगे। फिर 365 डिवाइडेड बाय एक साल के ऑर्डर्स कर दो तो एक ऑर्डर के बीच का टाइम गैप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आया तो पूछ जरूर लेना। ये क्वेश्चन होमवर्क था, बस यहाँ पे हो गया है, अदरवाइज कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में।
पढ़ सकते हैं आगे? यस, क्वेश्चन नंबर 8. एट को हम साथ में ही पढ़ते हैं. एलाइट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट 100 per kg. मतलब ये रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस है. द कंपनी इंकर ए हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 300 प्लस फ्रेट ऑफ 325 पर ऑर्डर. ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 325, 300 या 625, ये दोनों ही कॉस्ट पर ऑर्डर लग रही है. मतलब जो कॉस्ट पर ऑर्डर लगेगी, चाहे नंबर ऑफ कितनी भी हो, टेलीफोन की कॉस्ट दे दी और कोई कॉस्ट दे दी, लेबर कॉस्ट दे दी आपको, अगर जो कॉस्ट पर ऑर्डर आपको स्पेसिफिकली दिया है उसको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट में काउंट करोगे. 300 प्लस फ्रेट, मतलब ये दोनों ही कॉस्ट पर ऑर्डर है 625. मतलब आप कहीं लिख दो साइड में O इज इक्वल टू 625. द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.50 पर केजी पर मंथ. बल्कि हमें क्या चाहिए? ये पर यूनिट तो है लेकिन पर मंथ है, हमें चाहिए पर एनम. मतलब मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा 6. इन एडिशन annual cost of working capital finance on investment in inventory of raw material is 4 per kg. ये क्या होगा? What is this? It is also carrying cost. बिल्कुल ठीक है. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को होल्ड करने में आपका जो पैसा लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल आपकी इन्वेस्ट हो रही है उसकी भी कॉस्ट 4 रुपए पर केजी लगेगी. मतलब दिस इज होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट. समझ पा रहे हो क्या? मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट अभी तक कितनी हो गई? 10 रुपए पर यूनिट. मतलब पर यूनिट कितना है? पर केजी. क्लियर है क्या? नेक्स्ट, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 1 lakh यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल. जो एनुअल रिक्वायरमेंट आपको लेनी है वो 1 लाख लेनी है, 2 लाख लेनी है या 50,000 लेनी है? मतलब 2 लाख इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई मल्टीप्लाई 2 कर दे गलती से. क्लियर हो रहा है क्या? ये 50,000 कैसे आया? नहीं पता चल रहा है. हर 1 किलो में हम 2 यूनिट बनाते हैं, तो हमने 1 लाख यूनिट अगर बना ली तो कितने केजी यूज किए होंगे? 50,000. राइट. मतलब ए आ गया आपके पास, ओ आ गया आपके पास, सी आ गया आपके पास, तो क्या EOQ आ सकता है? पहला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन ए पार्ट, बी पार्ट आपके लिए, बट होमवर्क दे दिया जाए तो सी पार्ट होगा नहीं. बेहतर है आप ए पार्ट कैलकुलेट कर लो. अभी कितना आंसर आ रहा है? EOQ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री अगर पूछा है, एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो वो परचेज प्राइस में निकल रहा था. राइट. इज इट परचेज प्राइस या द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एवरेज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट EOQ. अब EOQ में आपको 3 कॉस्ट अलग अलग करनी है जो एक कॉस्ट काम की नहीं है. मान लो परचेज, ऑर्डरिंग, होल्डिंग. ये किसका पार्ट होना चाहिए? Is working capital investment it depend on purchase? मतलब वर्किंग कैपिटल
कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसके हिसाब से 4 रुपये पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ रही है। ये डिपेंड किस पे कर रही है, आप जितना होल्ड करके रख रहे हो उस पे या आप जितना परचेज करोगे उस पे। आप परचेज कर रहे हो, क्या ईच एंड एवरी टाइम जो आपने परचेज किया वो मेंटेन्ड, वो चेंज होता रहेगा, मतलब इट विल बी अप्लाइड ऑन एवरेज, राइट। होल्डिंग कॉस्ट भी तो किस पे अप्लाई हो रही है, एवरेज। तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल को जितना आप होल्ड करोगे उस हिसाब से ये कॉस्ट लगेगी ना। गेटिंग माय पॉइंट। उसमें पहले क्या था, क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया था, उन्होंने परचेज प्राइस देके बोला कि आप बताओ कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया इन्वेंटरी, हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, राइट। ये क्लियर है, ईओक्यू सबका आ गया क्या 2500। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग आराम से कर ही लोगे, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। सी पार्ट एक बार पढ़ लो आप। सी पार्ट में क्या पूछा है, इफ कंपनी proposes to rationalize placement of order for procurement of raw material on quarterly basis, मतलब साल में केवल 4 ऑर्डर्स, राइट। तो ऑब्वियसली ये तो तय हो गया कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि ईओक्यू के अलावा अगर आप शिफ्ट हो रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ना तय है। तो कितना डिस्काउंट सप्लायर से मांगना चाहिए, मतलब जितने से कॉस्ट बढ़ेगी उतने अमाउंट का डिस्काउंट, बस उसको इन परसेंटेज टर्म हम निकाल लेंगे बाद में। समझ पा रहे हो क्या, मतलब एक कॉस्ट आपको निकालनी है 2500 पे, एक कॉस्ट आपको निकालनी है पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी 50,000, 50,000 मतलब क्वार्टरली आप करोगे तो 12,500 से। ठीक लिख रहा हूं क्या, साल में 4 ऑर्डर्स मतलब एक ऑर्डर कितने का होगा 50,000, क्वांटिटी पूरे साल की है, आप क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर करना चाहते हो, मतलब 12,500 का एक ऑर्डर करोगे तभी तो साल में 50,000 होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पे आप 2 कॉस्ट निकाल लो, ऑर्डरिंग और होल्डिंग। यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे तो क्या होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2,500 मल्टीप्लाई 625। ठीक बोल रहा हूं क्या मैं, 50,000 डिवाइडेड बाय 2,500, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई 625। फॉर्मूले सब जगह सेम ही यूज हो रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। कितना 12,500। यहां पे क्या होगा 2,500 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगी एवरेज क्वांटिटी एट द रेट 10, तो ये भी हो जाएगा 12,500, मतलब टोटल कॉस्ट आ जाएगी 25,000। यहां पे साल में 4 ऑर्डर कर रहे हैं, दिख भी रहा है, आप 50,000 डिवाइडेड बाय 12,500 करोगे तो भी आ जाएगा। तो 4 ऑर्डर की कॉस्ट 625 के हिसाब से कितनी होगी, 625 मल्टीप्लाई 4, 2,500। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट आपकी काफी बढ़ जाएगी, वो है 12,500 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज क्वांटिटी एट द रेट 10, तो हो जाएगा 6,250 मतलब 62,500। क्लियर है क्या, 62,500 प्लस 2,500 ये हो जाएगा 65,000। मतलब कितने से कॉस्ट बढ़ गई, इंक्रीज इन कॉस्ट 40,000। मतलब सप्लायर को बोल दो कि भैया 40,000 का डिस्काउंट दे दो तो हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं, साल में हम 4 ही ऑर्डर करेंगे, नहीं तो फिर साल में हम 2500 ऑर्डर क्वांटिटी रखते रहेंगे।
समझ पा रहे हो या नहीं? लेकिन 40,000 इन अमाउंट टर्म है, आपको तो रुपी टर्म निकालना पड़ेगा डिस्काउंट, नहीं इन रुपी इन परसेंटेज टर्म निकालना पड़ेगा डिस्काउंट। निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे? कि 40,000 का डिस्काउंट चाहिए कितने के ऊपर? 40,000 का डिस्काउंट कितने के ऊपर चाहिए? 50,000 तो क्वांटिटी है, 50 लाख, 50 लाख कैसे कि 50,000 क्वांटिटी है एट द रेट 100 की, मतलब पूरे साल में हम सप्लायर से कितने का गुड्स खरीदने वाले हैं? 50 लाख का गुड्स खरीदने वाले। अब हम चाह रहे हैं कि 50 लाख का गुड्स जब हम खरीद रहे हैं, हमें 40,000 का डिस्काउंट चाहिए, तो उसको बोलेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 0.80% का डिस्काउंट हमें दे दो। यस, 50 लाख आया, 50,000 क्वांटिटी, उसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपए। तो सप्लायर से हम कितने रुपए का कुछ खरीद रहे हैं? 50 लाख रुपए का कुछ खरीद रहे हैं, हमें डिस्काउंट कितना चाहिए? 40,000 का। 50 लाख के ऊपर 40,000 का डिस्काउंट मतलब कितना परसेंट? 0.80%। ठीक है क्या? तो इतना डिस्काउंट अगर दे देता है सामने वाला, तो हमारे लिए दोनों सिचुएशन इक्वल है। यहां जो 40,000 की कॉस्ट बढ़ेगी, वहां से वो कॉस्ट 40,000 से रिड्यूस हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है क्या? एक ऑप्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया कि किसी भी कंडीशन में ये बैच रुकेगी नहीं। कंसेप्चुअली हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जैसे 625, 300 प्लस, अदरवाइज कंसेप्चुअली कोई भी चीज नहीं थी, बस हम डिफरेंट लाइन के क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद 11 और 12 तो ठीक है, वो आराम से हो जाएगा। मतलब 9 और 10 दो क्वेश्चन हमें अभी और करने हैं, बचे हुए सारे होमवर्क हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। ये नोट डाउन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। को एक चीज का रियलाइजेशन तो हुआ होगा कि ये क्वेश्चन कुछ डिसीजन टाइप का है कि इस कंपोनेंट को हम खरीदें कि खुद ही बनाएं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है क्या ये? कि परचेज की कॉस्ट भी दे दी आपको और बनाने की मैन्युफैक्चरिंग के सारे एक्सपेंसेस भी आपको दे दिए, राइट? बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के भी मजा आएगा आपको वाकई में। एग्जाम में थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख के करना है बस आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन।
Vaibhav Limited is engaged in manufacturing of machine used in construction. It is considered the possibilities of purchasing from a supplier a component it now makes. मतलब अभी बना रहे हैं ये, but possibilities हैं कि उस component को क्या करें, supplier से खरीद सकते हैं. A supplier has agreed to supply the component is required quantity at unit price of 18 और transportation और insurance charges 1 रुपये. मतलब total cost supplier की अगर बात करें तो 19 रुपये per component रहेगा, right? Presently the company produces the component from a single raw material in economic lot. ये lot लिख दो आप इसको, economic lots of 3000. Economic lot of 3000 unit at a cost of 4 per unit. अभी इतने में बना रहे हैं, ठीक है. The average annual demand is 40,000. The annual holding cost of company is 0.5 per unit. It has minimum stock level of 800 units. Minimum वाला क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना बस. एवरेज क्वांटिटी निकालते टाइम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा. The direct labor cost of component is 12 per unit. The company hires a machine at a rate of 400 per month on which component are produced. Suggest whether the company should produce or procure. सिंपल दो ऑप्शंस बनाने हैं आपको. 40,000 एट द रेट 19 रुपए की कॉस्ट हो गई परचेजिंग की, मतलब परचेजिंग वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ऐसा समझ लो. 40,000 हमें कंपोनेंट चाहिए, 40,000 एट द रेट 19, 18 और 1 टोटल 19 रुपए की कॉस्ट है. मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन की कॉस्ट हो गई. इसको कहीं साइड में लिख दो आप. इस ऑप्शन को करने की जरूरत है क्या? प्रोक्योर, मतलब आप जब लिखोगे तब तो बनाओगे कि ऑप्शन फर्स्ट प्रोक्योर फ्रॉम सप्लायर, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 19 रुपए, 19 मल्टीप्लाई 40,000, कितनी कॉस्ट आ रही है? 7,60,000. इसको मैं साइड में लिख रहा हूं 7,60,000. अगर इससे कम कॉस्ट आई बनाने की तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अगर इससे ज्यादा कॉस्ट आई तो हम बाहर से खरीद लेंगे, मतलब विच एवर इज लोअर वो सेलेक्ट कर लेंगे. अब पूरा ध्यान हमें किस पे देना है? केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट पे, और कुछ नहीं करना है, इन सारी कॉस्ट को टोटल करना है, राइट? ये क्वेश्चन अगर मतलब आपको लग रहा होगा करा क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे ऐसी तो कोई चीज दिख नहीं रही है यहाँ पे जो समझ नहीं आ रही हो. सब कुछ समझ आ रहा है आपको, एक चीज है ऐसी जो मिसिंग है, उसके लिए क्वेश्चन बोर्ड पे हो रहा है बस. क्या क्या कॉस्ट आप देखते हुए जाओ. एक तो परचेज की कॉस्ट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 40,000 पूरे साल की कॉस्ट एट द रेट 4. 3,000 एट द रेट 4 करने की गलती मत करना, पूरे साल में हमें 40 चाहिए. कितना हो गया ये? 1,60,000. ठीक है. इसके बाद और कॉस्ट कौन सी? होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय 3,000. नहीं, 3,000 डिवाइडेड बाय 2, वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलेगी वैसे तो. 3,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 800 एवरेज क्वांटिटी. 3,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 800 ऑर्डरिंग डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज अभी तक हुआ करता था, लेकिन 800 तो मिनिमम है. एट द रेट 0.5 कितना हो जाएगा? 1150. उसके बाद कॉस्ट एक मशीन की भी है, मशीन को रेंट पे ले रहे हैं. लेबर कॉस्ट भी है. लेबर कितना लग रहा है? 12 पर यूनिट, यानी कि 40,000 एट द रेट 12, 4,80,000 का लेबर लग रहा है. मशीन का रेंट कितना लग रहा है? 400 रुपए पर मंथ. 400 रुपए पर मंथ, हमें पूरे साल का लगना है. 400 मल्टीप्लाई 12, 4,800. आपके हिसाब से यही कॉस्ट है, राइट? अगर इतना होता तो ये होमवर्क हो जाता, क्योंकि ये कॉस्ट तो आप वैसे भी निकाल रहे हो, मैंने भी नहीं लिखी, आप ही ने बताइए. बट एक कॉस्ट और है जो हिडन है, जो आपको दिख नहीं रही है बट है, बिल्कुल नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं.
यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब पता कैसे चल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो दी नहीं है। नहीं, बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो आप निकाल लोगे, लेकिन कॉस्ट पर ऑर्डर क्या लोगे? कितना? 1 रुपए। कहां से आया 1 रुपए? ये ट्रांसपोर्टेशन तो वो वाली कॉस्ट है, सामने वाला जो कंपोनेंट हम खरीद रहे हैं उसकी। रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट ये कैसे पता लग रहा है? यस, EOQ के फॉर्मूले में ओ यूज होता है, √2AO डिवाइडेड बाय C। सब कुछ दिया है लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट मिसिंग है। मतलब EOQ दिया है आपको 3000 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई, इसको O लिखने की बजाय X लिख देना, क्योंकि O वो कुछ जीरो टाइप से दिख रहा है, तो ऐसा ना हो कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए, बोले जीरो से तो ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए था। डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दिया है कितना? 0.50। इसको सोल्व करें और आगे, क्योंकि X मिसिंग है, बाकी सब है आपके पास। 3000 इज इक्वल टू अंडर, इसको सॉल्व करो आप, 2 मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई X। 80,000 को डिवाइडेड बाय 0.5 भी किया जा सकता है, यस या नो? कितना? 1,60,000 X। अब मैथमेटिकली हम यहां के रुक गए, लेकिन एक तरीका और है कि क्या दोनों ही साइड को हम स्क्वायर कर दें तो चल जाएगा? तो उससे क्या होगा, वो अंडर रूट हट जाएगा। मतलब इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, तो उससे क्या होगा? 3000 का स्क्वायर मतलब 9,000,000 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट हट जाएगा 1,60,000 X। तो देयरफॉर X इज इक्वल टू कितना? 56.25। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट सीधी सीधी नहीं आई, बट अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हम निकाल सकते हैं। 40,000 एट द रेट 3 डिवाइडेड बाय 3 एट द रेट 56.25। और ये 56.25 कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1। मेन चीज इस क्वेश्चन में यही थी, बाकी सब नॉर्मल है। कितना? 750। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर वो 7,60,000 से कम है तो हम बोलेंगे हमें मैन्युफैक्चरिंग पे ही रहना चाहिए, उस कंपोनेंट को खरीदना नहीं चाहिए। अगर 7,60,000 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे खरीदने में फायदा है। ऑब्वियसली मुझे 7,60,000 से कम ही दिख रहा है। ये कितना? 6,46,700। हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग पे ही रहो, कॉस्ट कम है, राइट? ये समझ नहीं आया? क्लियर? अब नोट डाउन कर लो इसको, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगर किसी का हो गया तो वो 10 पढ़ सकते हैं।
हो गया नोट डाउन? यस बिल्कुल। 10 पढ़े हम, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? रतन एंटरप्राइजेज रिक्वायर 1,80,000 यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन आइटम एन्युअली, मतलब दिस इज ए एनुअल रिक्वायरमेंट। द कॉस्ट पर यूनिट एंड द कॉस्ट एंड द परचेज पर ऑर्डर आर 6 and 600 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, और एक कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक परचेज की कॉस्ट है, एक ऑर्डरिंग की कॉस्ट है। ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 6 रुपीज पर यूनिट, 6 रुपए पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है। कोई आपत्ति नहीं। ईओक्यू तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, 6,000 निकाल भी लिया अब तक, 6,000। लेकिन इन्होंने क्या बोला? व्हाट शुड द फर्म डू इफ सप्लायर ऑफर डिस्काउंट इज बिलो। अब ईओक्यू का डिसीजन फायदेमंद है या नहीं, ये एनालाइज करना पड़ेगा। अब तक तो हम ईओक्यू को हमेशा ऊपर रखते हुए आए कि ईओक्यू मतलब बेस्ट, लेकिन इस कंडीशन में आगे ईओक्यू बेस्ट होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईओक्यू वाली कंडीशन में सप्लायर का कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन इन कंडीशंस में सप्लायर का डिस्काउंट है। देखो आप 9,000 से 11,999 तक कोई भी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर लो, आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। 12,000 एंड अबव आप कोई भी क्वांटिटी ऑफर कर लो, ऑर्डर कर लो, आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। बस मेरा सवाल ये है, एक तो 6,000 वाला ऑप्शन आ गया ईओक्यू, राइट। दूसरा ऑप्शन, अब दूसरे ऑप्शन में डिस्काउंट ये जो 2% है, 9,000 पे भी है, 10,000 पे भी है, 9,500 पे भी है, 9,300 पे भी है, 11,500 पे भी है। मतलब 9,000 से लेके 11,999 तक कोई भी क्वांटिटी आप ऑर्डर करो, डिस्काउंट है। हमें क्या लेना चाहिए? ईओक्यू तो 6,000 हमने एक ऑफर ले ही लिया है, मतलब एक ऑप्शन हमारा ईओक्यू का हो गया। हमें कौन सी क्वांटिटी से एनालाइज करना चाहिए? एक हो जाएगा ईओक्यू 6,000, दूसरा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 2% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट। क्वांटिटी क्या लूं मैं? 9,000। कोई भी क्वांटिटी लोगे, डिस्काउंट वही है। मतलब कितना लेना चाहिए आप ये बताओ? मैक्सिमम लेना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल आप 11,999 भी ले सकते हो। 11,999 पे क्या होगा? आप बोलोगे ऑर्डर्स जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट आप बचा कितनी रहो? 600 रुपए। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-3 ऑर्डर्स कुछ होंगे, 2-3 ऑर्डर आपने बचा लिए। लेकिन आप यहां देखो, कैरिंग कॉस्ट सीधी सीधी 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये क्राइटेरिया भी नहीं होगा कि ईओक्यू से पास में है। मैं बोल रहा हूं कि आपको कम से कम, क्योंकि 2% का ऑफर तो आपको मिल ही रहा है, समझ पा रहे हो या नहीं? 2% का ऑफर आपको मिल ही रहा है।
अब वो 9,000 पे भी मिलेगा और 11,999 पे भी मिलेगा। आप 9,000 ही क्वांटिटी ऑर्डर करो, क्योंकि अल्टीमेटली 2% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है ना आपको। पूरे साल में तो आपको 180 ऑर्डर करना है, चाहे आप 11,999 करके करो या 9,000 करके। समझ पा रहे हो क्या? तो ऑफर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक चीज का फर्क पड़ जाएगा, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर की तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट में ड्रामेटिकल इंपैक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट तो पर यूनिट लग रही है। समझ पा रहे हो क्या? मतलब यू शुड एनालाइज एट मिनिमम साइड। क्यों? क्योंकि ऑफर तो यहां पे भी मिल रहा है। समझ पा रहे हो या नहीं? समझ पा रहे हो? अब यहाँ 12,000 एंड अबाउ है, आप बोलोगे 180 पूरा एक बार में ऑर्डर कर देंगे हम, कैरिंग कॉस्ट ह्यूज हो जाएगी आपकी 180 के हिसाब से। समझ पा रहे हो? अब यहां पे अब तक हम क्या क्या लेते हुए आ रहे हैं? ऑर्डरिंग और होल्डिंग। लेकिन एक चीज यहां पे और लेनी पड़ेगी, वो है परचेज। क्यों? अभी तक तो नहीं लिया, लेकिन परचेजेस में यहां क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां की परचेज अलग है, यहां की परचेज अलग है, यहां की परचेज अलग है। क्यों? यहां कोई डिस्काउंट नहीं है, यहां 2% का डिस्काउंट है, यहां 3% का डिस्काउंट है। समझ पा रहे हो क्या बात को? कैसे कैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस? 1,80,000 रुपए, क्योंकि पूरे साल में भले ही कितनी भी आप ऑर्डर भले ही 6,000 का करो, 9,000 का करो, 12,000 का करो या कोई और क्वांटिटी, पूरे साल में तो 180 आना है। हम पूरे साल की कॉस्ट देख रहे हैं, तो 180 के हिसाब से कैलकुलेट करें। 180/6 कितना? 10,80,000। अब यहां जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10,80,000 पे 2% का डिस्काउंट, 10,80,000 माइनस 2%, 10,58,400। और यहां पे 10,80,000 में से 3% का डिस्काउंट लेस कर दो, 10,80 माइनस 3%, 10,47,600। राइट? अब ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट वैसे ही निकलेगी जैसे आप अभी तक निकालते हुए आए हो। मुझे आप बस डायरेक्ट बताओ, अब मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, मुझे ये अमाउंट चाहिए। $18,000 या 18, तो ये भी 18 ही होंगे। 12,000, 9,000, 27,000, 36,000। बाकी सब चेक कर लो कि ये आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम क्रॉस चेक करेंगे, फॉर्मूला भी लिखेंगे, वैल्यूज भी लिखेंगे। अगर आ रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे सीधा। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी? 36, 11 लाख, लास्ट वाला 10,92,600। ये हो जाएगा 11,16,000। चेक कर लेना बस एक बार। ये कितना हो जाएगा? 10,97,400। मिनिमम कॉस्ट किसकी आ रही है? ऑप्शन 3। तो हम बोलेंगे हमें 3% डिस्काउंट वाले ऑफर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ईओक्यू से हम हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां डिस्काउंट इतना मिल रहा है कि ईओक्यू से जो कॉस्ट बढ़ रही है उससे ज्यादा फायदा हमें डिस्काउंट का हो रहा है। यस आशुतोष, कोई डाउट है आपको? वो जो परचेज वाली बता देता हूं। ये जो कॉस्ट निकाल रहे हो आप, बस ये बता देना कि क्या ये कॉस्ट पर एनम है? ये पूरे साल की कॉस्ट है, राइट? पूरे साल की एवरेज क्वांटिटी को ही मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये पूरे साल के नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही ले रहे हैं, राइट? तो यहां पे भी परचेज पूरे साल की आनी चाहिए। भले ही एक बार में हम 6,000 ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन पूरे साल में कितना करेंगे? 180। तो 6,000 हम कितनी भी बार ऑर्डर करें, परचेज तो 180 का ही करना है ना। मतलब 180 एट द रेट कितना? 6 रुपये प्राइस, 180 एट द रेट 6।
अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया 2% का डिस्काउंट देंगे, तो इस प्राइस में हमने 2% लेस कर दिया। यहाँ पे बोल दिया 3 का डिस्काउंट देंगे, इस प्राइस में से हमने 3% लेस कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऑल कॉस्ट आर ऑन एनुअल बेसिस, नॉट पर ऑर्डर। मतलब 6,000, 9,000, 12,000 पे कॉस्ट हम नहीं निकाल रहे हैं, ये पूरी पर एनम पूरे साल की कॉस्ट है, राइट? यस, 11-12 होमवर्क है। ये क्वेश्चन करने के बाद 11-12 के आंसर्स सीधा हम व्हाट्सएप पे ही क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर सबके आंसर्स आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैं राइट सॉल्यूशन वहां पे पोस्ट कर दूंगा। आई डोंट थिंक कि 11 और 12 में कोई आपत्ति है। हमने जितने क्वेश्चन किए सेम टाइप के क्वेश्चन है 11 और 12, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, अब एक क्वेश्चन में मैंने बोला था कि कोई प्रिंटिंग एरर है। Boston Corporation uses 30,000 units. Each order place 1,500. The stock out unit is 300. Management is willing to accept a stock out policy of 40 units. इस लाइन को काट दो आप, काट ही दो इस लाइन को, अलग ही लाइन लिखवा रहा हूं इसकी जगह। The probability of stock out is 40%. Probability of stock out is 40%. Probability of stock out is 40%. मतलब जरूरी नहीं कि स्टॉक आउट हो गई, उसके चांसेस है कितने? 40%। स्टॉक आउट की कॉस्ट आपको दी और बोला कि टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालो। कैसे निकलेगी ये कॉस्ट? 300 स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं मैं पहले। स्टॉक आउट का मतलब ये होता है कि कस्टमर हमारे दरवाजे पे आया और हमने उसको मना कर दिया, भैया स्टॉक खत्म, राइट, सारा बिक गया, तो उसकी वजह से कुछ लॉस होता है। स्टॉक आउट की भी कोई कॉस्ट होती है? यस, बिल्कुल कॉस्ट होती है। स्टॉक आउट की कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी लॉस। ये कहीं ना कहीं वो कस्टमर आता तो शायद इतना कमा सकते थे हम। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्होंने बोला कि स्टॉक आउट की कॉस्ट है 3 रुपए 20 पैसे पर यूनिट, और ये जो 300 स्टॉक आउट दिया ये पूरे साल का नहीं है, ये एक ऑर्डर का है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको जो दी है वो ऑर्डर की दी कि ईच ऑर्डर 1500 यूनिट, और 1500 के बाद 300 का ऑर्डर, 300 का स्टॉक आउट होता है। और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार होगा, इसके भी चांसेस कितने हैं? केवल 40%। तो अब ध्यान से सुनना, जो मैं स्टेटमेंट आपको कैलकुलेटर पे लिखवा रहा हूं उसके बाद आप कॉपी में उसको लिख लेना। 30,000 यूनिट को डिवाइडेड बाय मैं 1500 करूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे क्या? 30,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 1,500, राइट, मल्टीप्लाई 300 कर दूं तो स्टॉक आउट पूरे साल का आ जाएगा क्या? लेकिन ये पूरे साल का कब? जब 100% हर बार स्टॉक आउट होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने मल्टीप्लाई 300 किया, लेकिन उसको भी मल्टीप्लाई 40% ही करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी केवल कितनी है? 40%। वो जो भी यूनिट आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.2 से, तो आपकी स्टॉक आउट की कॉस्ट आ जाएगी 7,680 इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट पर एनम, पूरे साल की। समझ आया क्या मैंने जो बोला? राइट। बचे हुए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने बस केवल वही पार्ट पढ़ा जो थोड़ा सा एनालिसिस वाला और यहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कनेक्टेड था। बाकी कॉस्टिंग वाला पार्ट, जैसे वो मिनिमम क्वांटिटी, ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल, ये आपने पढ़े हैं एग्जीक्यूटिव में क्या? तो वो वहां से आप रिवाइज जरूर कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर बता देना। एक सेशन हम फिर वो एग्जीक्यूटिव वाला भी ले लेंगे जिसमें रीऑर्डर, मेन एक रीऑर्डर लेवल होता है कि हमें ऑर्डर करना कब चाहिए, मतलब कितने यूनिट बच जाए तब ऑर्डर करना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूं आपको, शायद उस फॉर्मूले का लॉजिक समझ आ जाएगा जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। आपकी फैक्ट्री में मान लो 500 यूनिट रखे हैं, 500 क्वांटिटी रखी है, राइट।
रोज 50 क्वांटिटी कंज्यूम हो जाती है, डेली 50 क्वांटिटी कंज्यूम हो जाती है, मतलब अगले दिन क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 450, उसके अगले दिन कितनी हो जाएगी 400, फिर 350, फिर 300, 250, 200, 150, ऐसे ही कुछ आगे बढ़ती हुई जाएगी। ध्यान से सुनना, फैक्ट्री बंद करना हम कभी नहीं चाहते हैं। कोई भी फैक्ट्री वाला बंदा होगा तो वो फैक्ट्री ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक खत्म हुआ फिर मंगवाएगा, स्टॉक जब आएगा तब फैक्ट्री फिर चालू करेंगे। पता चला इतने दिन के गैप में अगर कोई कस्टमर आ गया तो फिर आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे। और एक बार मार्केट में न्यूज पहुंची क्या स्टॉक आउट थोड़ा सा फ्रीक्वेंट होता है तो शायद आपसे खरीदना लोग पसंद नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो क्या? तो फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। सप्लायर को जब भी आप ऑर्डर लिखवाते हो वो सप्लायर आपको ऑर्डर 5 दिन में लाके देता है। तो 5 days इज लीड टाइम, इसको लीड टाइम बोला जाता है कि 5 दिन लगेंगे। सप्लायर पहले ही बोल के रखता है कि यार भैया आप जब भी ऑर्डर लिखवाओ 5 दिन पहले लिखवाना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका ऑर्डर आते ही मैं आपको तुरंत सप्लाई कर दूंगा। 5 दिन का मार्जिन लेके चलना, आपको पहले ही बोल दिया। आपको किस लेवल पे आके सप्लायर को फोन कर देना चाहिए कि भैया ऑर्डर लिख लो, किस लेवल पे आके बोल देना चाहिए कि भैया ऑर्डर लिख लो? जब 5 दिन का आपके पास स्टॉक रखा हुआ हो, ताकि 5 दिन उसको गुड्स को देने में लगेंगे और वो गुड्स आएगा तब तक हमारे पास गुड्स बचा हुआ होना चाहिए। मतलब कहना है 250 लेवल ऐसा होगा जो रीऑर्डर लेवल है। समझ पा रहे हो क्या? ये 250 कैसे आया कि 5 दिन का स्टॉक निकाल लो बस। आप तो 50 रुपए रोज, 50 यूनिट रोज कंज्यूम हो रहा है, लीड टाइम है 5 दिन का, 50 × 5, दिस इज रीऑर्डर लेवल। पर समटाइम्स हमारा ऐसा होता है कि हम तो मिनिमम भी स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे, हमें 500 यूनिट तो इमरजेंसी में रखने ही रखने हैं, तो फिर आपका रीऑर्डर लेवल हो जाएगा 750। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो 250 का रीऑर्डर है प्लस मिनिमम तो आप उसमें जोड़ ही दो। गेटिंग माई पॉइंट? समटाइम्स क्या होता है, कभी आपको मिनिमम क्वांटिटी भी दे देते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी भी दे देते हैं, एक एवरेज क्वांटिटी दी तो ठीक, नहीं तो आप कैलकुलेट कर पाओगे मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 करके। यहां कौन सी क्वांटिटी ले? फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन जो बोले वो क्वांटिटी ले लेना, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड टाइम ले, मतलब लीड टाइम। अगर क्वेश्चन ना बोले, क्वेश्चन स्पेसिफाइड ना करे कि मिनिमम मैक्सिमम, तो आप एवरेज क्वांटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट? नॉर्मल क्वांटिटी से मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में आपने ये सारी चीजें शायद। बस मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचने के लिए मजबूर किया कि आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ो तो एक बार सोच लो बस कि यार ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखे तो सही, आप फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है? नहीं समझ आता है एग्जीक्यूटिव वाले वो सारे क्वेश्चंस, वैसे मेन रीडर लेवल ही था, राइट, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। बाकी यो क्यों पूछा जाता है, कॉस्ट पूछी जाती है, वो हमने पढ़ लिया। नहीं तो एक सेशन और लेंगे हम जो एग्जीक्यूटिव वाला होगा। ठीक है? आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं।